नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन पोद्दार और बात करते हैं आज की टॉप बिजनेस न्यूज की। सबसे पहली न्यूज आई एयर इंडिया से। गवर्नमेंट एयर इंडिया को पिछले कुछ सालों से प्लान कर रही है कि इसको प्राइवेटाइज किया जाए, क्योंकि इससे जो है बहुत ज़्यादा ह्यूज लॉसेस जो हैं गवर्नमेंट को हो रहे हैं। इवन अगर हम बात करें तो 31 मार्च 2020 तक गवर्नमेंट को 70,000 करोड़ रुपए के जो लॉसेस हैं एयर इंडिया की वजह से बियर करने पड़े। अगर डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का फेल हो जाता है, गवर्नमेंट इसे प्राइवेटाइज नहीं करती है, तो ये माना जा रहा है कि लगभग 650 करोड़ रुपए महीना गवर्नमेंट को जो है एयर इंडिया के अंदर लगाना पड़ेगा ताकि उसके फंक्शन जो है स्मूथली चलते रहे। अब फाइनली गवर्नमेंट उस स्टेज पे आ चुकी है, गवर्नमेंट पूरा मन बना चुकी है कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अंदर इसको जो है हमें पूरा का पूरा डाइवेस्ट कर देना है, हमें इसके अंदर अपनी होल्डिंग्स खत्म कर देनी है। और सबसे ज्यादा फेवरेट माना जा रहा है टाटा सन्स की, वो टाटा सन्स जो है एयर इंडिया को टेक ओवर कर सकता है। मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताना चाहूंगा कि एयर इंडिया की जो शुरुआत की थी वो टाटा सन्स के फाउंडर जे.आर.डी. टाटा ने ही करी थी, जिसको बाद में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के कहने पर जे.आर.डी. टाटा ने जो है गवर्नमेंट को दे दिया था। और दोबारा से माना जा रहा है रतन टाटा जो है इसको किसी भी हाल में टेक ओवर करना चाहते हैं। और अभी रिसेंटली 40,000 करोड़ रुपए के जो डेट्स हैं टाटा सन्स ने अपनी एजीएम में अप्रूव करवाए कि वो रेज करना चाहता है फॉर द पर्पस ऑफ मल्टीपल एक्विजिशन, जिसमें से एक उसका जो है एयर इंडिया भी था। अब गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट फर्म को हायर किया था कि आप हमें निकाल के बताओ कि एयर इंडिया का वैल्यूएशन कितना बनता है। तो प्राइवेट फर्म ने जो है उसने बताया है कि एयर इंडिया का जो वैल्यूएशन है वो लगभग 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए के बीच में हो सकता है। दो ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं हुई है। अभी जो ENY है, जिस प्राइवेट फर्म को हायर किया गया था बेसिकली वैल्यूएशन निकालने के लिए, उसने जो है कैबिनेट सेक्रेटरी के सामने जो है अपना पूरा का पूरा जो उन्होंने कैलकुलेशन किया था वो रखा। और बेस्ड ऑन फ्यूचर कैश फ्लोज मतलब एयर इंडिया से कितना फ्यूचर में कैश जनरेट हो सकता है, उसकी ब्रांड वैल्यू क्या है, उसके पास जो इंटेंजिबल असेट्स हैं। इंटेंजिबल असेट्स बेसिकली एविएशन सेक्टर में क्या होते हैं कि बेसिकली इनको ना स्लॉट्स लेने पड़ते हैं डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए। तो एयरलाइन के पास लगभग 4,486 डोमेस्टिक स्लॉट्स और 2,730 इंटरनेशनल स्लॉट्स है। स्लॉट्स को आप सिंपल भाषा में ये समझिए कि सपोज आपके पास ये स्लॉट है कि आप रोज जो है दिल्ली से चेन्नई की फ्लाइट सुबह 7 बजे उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक स्लॉट हो गया। तो इतने 4,486 डोमेस्टिक और 2,730 इंटरनेशनल स्लॉट्स एयरलाइन के पास है, जो कि उसके इंटेंजिबल एसेट्स का काम करते हैं। तो अगर ऑल टुगेदर सब कुछ सही रहता है तो हो सकता है कि एयर इंडिया का डाइवेस्टमेंट प्रोसेस जो है वो फटाफट खत्म हो जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो इसको खरीदने के लिए बिड मंगानी थी वो ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट के पास आ चुकी है सील पैक लिफाफे के अंदर, और उसको अभी ओपन नहीं किया जाएगा। अब जो है उनको ओपन किया जाएगा और देखा जाएगा कि गवर्नमेंट को जो वैल्यूएशन मिला है 15,000 से 20,000 करोड़, और जो दूसरी कंपनीज ने उसकी इन्वेस्टमेंट लगाई है कि इतना अमाउंट जो है वो दे आर रेडी टू पे टू टेक ओवर द एयर इंडिया, तो उसमें कितना डिफरेंस निकल के आता है वो आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन हाँ, अगर 15 से 20,000 के बीच में रहता है तो ऑब्वियसली जो है जो भी कंपनी जिन्होंने भी बिड भेजी है वो उसको टेक ओवर कर पाएंगी। नेक्स्ट न्यूज आई हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर से। अच्छी न्यूज नहीं है खासकर कॉमन मैन के लिए। एक्चुअली एक चीज होती है री इंश्योरेंस, पहले आप इसको समझिए। री इंश्योरेंस क्या होता है कि आपने इंश्योरेंस लिया, फॉर एग्जांपल हमने इंश्योरेंस लिया HDFC एग्रो से या किसी भी कंपनी से, मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस लिया XYZ, तो वो कंपनीज क्या करती हैं आगे भी री इंश्योरेंस लेती हैं। देखो सपोज अगर 10,000 लोगों ने एक पर्टिकुलर कंपनी से इंश्योरेंस ले लिया और वो बहुत हैवी वैल्यू का, कल दिन क्लेम आ गया तो इंश्योरेंस कंपनी तो लुट जाएगी, तबाह हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, वो भी ना अपनी कैलकुलेशन बनाते हैं और थोड़े अमाउंट का री इंश्योरेंस करवा देते हैं। री इंश्योरेंस इज एब्सोल्युटली लाइक कि आपने HDFC से करवाया और HDFC जो है किसी थर्ड पार्टी पे चला गया कि मेरे पास ये 10,000 लोगों का है, आप इसमें से ना 3,000 लोगों का री इंश्योरेंस कर दो इतने अमाउंट का। और मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनी जो है वो री इंश्योरेंस करवाती ही करवाती है। और खासकर जो सेकेंड वेव आई कोविड की और उसमें जो डेथ रेशियो रहा, उसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनी का दिवालिया निकला, उसके बाद री इंश्योरेंस कंपनीज पे प्रेशर और बढ़ गया। तो अब ये माना जा रहा है कि री इंश्योरेंस कंपनी एक है मुनिच रे, जो कि अपना प्राइस 20 से 30% जो है री इंश्योरेंस का बढ़ाने वाली है। और जो न्यू रेट्स हैं वो दिसंबर से इफेक्ट में आएंगे और 8 से 10 इंश्योरेंस कंपनीज को बताया जा चुका है। ये मुनिच रे सबसे बड़ी एक तरह से आप कह सकते हैं री इंश्योरेंस कंपनी, जिससे मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है री इंश्योरेंस लेती हैं। सेकेंड हाइक होगा ये इस साल का, क्योंकि मार्च में ऑलरेडी जो रेट्स हैं वो 4 से 5% बढ़ाए जा चुके हैं। मुनिच रे जो है वो बेसिकली आपको मैं बताऊं ये रेट्स कैसे डिसाइड होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मोर्टेलिटी ट्रेंड्स की ऑन एन एवरेज इंसान की डेथ
कितने साल पे हो रही है, सपोज 70 ईयर्स पे हो रही है, और हमारे देश के अंदर व्यक्ति इंश्योरेंस ऑन एन एवरेज कितनी एज में लेना शुरू कर देते हैं। तो सपोज अगर इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस लोग ऑन एन एवरेज जब वो 30 क्रॉस करते हैं लेना शुरू कर देते हैं और उनकी डेथ होती है सपोज 70 पे, तो 30 to 70 इंश्योरेंस कंपनी मानती है कि एक बंदे से लगभग हमें 40 साल तक इंश्योरेंस प्रीमियम मिलता रहेगा। अब इंडिया का हिसाब किताब बड़ा गजब है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जब बंदा ओल्ड एज होने लगता है ना 50 प्लस, तब उसको दिमाग में आता है नहीं यार अब हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। इससे क्या होता है यहाँ पे प्रीमियम्स बहुत हाई हैं, क्योंकि अगर यंग जनरेशन इंश्योरेंस नहीं लेगी और सारे ओल्ड एज पॉपुलेशन लेंगी तो इंश्योरेंस कंपनीज पे बर्डन पड़ना लाजमी है। तो इस वजह में से कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अंदर जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो हैवी अमाउंट्स हमें देने पड़ते हैं। तो जितना यंग जनरेशन इंश्योरेंस लेगी उतना कहीं ना कहीं जो कंपनीज पे बर्डन है वो कम होता है और वो रेट्स को जो है ठीक किया जा सकता है। तो मुनीच रे ने लॉन्ग टर्म मोर्टेलिटी ट्रेंड्स को स्टडी किया है पिछले कुछ सालों के कि क्या लोगों का डेथ रेशियो है और क्या किस एज में वो इंश्योरेंस लेते हैं, और उसके बेसिस पे माना जा रहा है कि ये रेट्स डिसाइड होंगे। और सबसे बड़ा हिट माना जा रहा है सेकेंड वेव के दौरान जो कोविड में डेथ हुई है उसकी वजह से कंपनीज को बहुत ज़्यादा घाटा लगा है, ऑब्वियसली री इंश्योरेंस कंपनी को भी, और ये कारण हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं डेट्स की। बहुत ज़्यादा आपके कमेंट सेक्शन में रहता था, तो आज मुझे न्यूज़ मिली तो मैंने कहा डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँ। एक स्टेटस पेपर ऑन एक्सटर्नल डेट रिलीज़ किया है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने, जिसके हिसाब से हमारे देश में मार्च 2021 को टोटल एक्सटर्नल डेट मतलब विदेशों का जो डेट है वो 570 बिलियन डॉलर है। आप मोटा मोटा ये समझते हैं 1 बिलियन डॉलर इज 7500 करोड़। हिसाब लगाएं तो आपको समझ में आ जाएगा कितना हैवी अमाउंट है। लास्ट ईयर मार्च 2020 में एक्सटर्नल डेट था 558.4 बिलियन। तो अगर देखा जाए तो एक साल के अंदर 2.1% का जो है इंक्रीमेंट हुआ है। 11.6 बिलियन डॉलर का हमारा डेट बढ़ा है, जिसमें 5.2 बिलियन का जो है प्राइवेट प्लेयर्स की वजह से बढ़ा और 6.3 बिलियन का गवर्नमेंट। ये एक बहुत बड़ा टंटा है भैया, इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डेट्स हैं देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एंड ऑल यूज़ हो रहे हैं, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन जब तक इस डेट को क्लियर नहीं किया जाएगा डेट ट्रैप में फंसने के चांसेस भी होते हैं। तो वी नीड टू कंसीडर कि किस तरीके से ये फॉरेन डेट जो है इसको क्लियर किया जाए या उसके अगेंस्ट कुछ ऐसे असेट्स क्रिएट किए जाए। उसके बाद जीएसटी को लेके अगेन कॉमन मैन को लेके बहुत ही बुरी न्यूज़ आई। इस समय जब आप कोई भी फुटवियर लेने जाते हैं तो अगर वो 1000 रुपये तक है तो उस पर 5% जीएसटी लगता है, और 1000 से ऊपर का है तो उस पर 18% जीएसटी लगता है। लेकिन जो गारमेंट्स होते हैं उस पर अगर आप बात करें 1000 रुपये तक है तो उस पर जीएसटी रेट होता है 5%, उसके बियॉन्ड होता है 12%। अब गवर्नमेंट प्लान ये कर रही है कि जनवरी से जो जीएसटी रेट्स है गारमेंट्स पे फ्लैट 12% कर दिया जाए, और जो फुटवियर्स है उनको 2 स्लैब कर दिए जाए। पहले स्लैब को 12% लिया जाए 5 से, और जो दूसरा स्लैब है उसको 18% ही रहने दिया जाए। मतलब ले दे के जो अभी आपको जीएसटी रेट 5% मिल जाता था वो कम से कम 12% हो जाएगा, मतलब 7% जो है प्राइसिंग बढ़ेंगे। अब इसका कारण क्या माना जा रहा है? उसका कारण सबसे बड़ा क्या माना जा रहा है कि जो ये रॉ मटेरियल लगता है ना इनमें गारमेंट्स में और फुटवियर्स पे, उन पे जीएसटी रेट जो है वो ज़्यादा है। उन पे जीएसटी रेट है 12%, 18%, और फिनिश गुड जो है उन पे जीएसटी रेट है 5%, जिसकी वजह से बिजनेसमैन के साथ क्या हो जाता है कि उसको रॉ मटेरियल पे जो है टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है और फिनिश गुड पे जो टैक्स है उसका कलेक्शन कम होता है। और जो बच्चे थोड़ा सा जीएसटी पढ़ चुके हैं या जिनको जीएसटी की नॉलेज है उनको कहीं ना कहीं ये समझ में आता होगा कि इनपुट टैक्स लेने में दिक्कत होती है, उनका रिफंड क्रिएट हो जाता है, क्योंकि रॉ मटेरियल पे 12% दिया है, फिनिश गुड पे 5% है, तो रिफंड की सिचुएशन आ जाती है। फिर जीएसटी डिपार्टमेंट को लगता है कि अरे यार ये तो कुछ गड़बड़ है, वो स्क्रूटनी करने बैठ जाते हैं, वर्किंग कैपिटल फंस जाती है, रिफंड के इशूज़ आने शुरू हो जाते हैं। तो इन सब टंटों को ख़त्म करने के लिए ले दे के गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि भैया अब जो है हम ये रेट्स जो है कर सकते हैं। प्लानिंग है कि प्लानिंग चल रही है, डिसाइड नहीं किया, माफ़ कीजिएगा, प्लानिंग चल रही है कि ऐसा किया जा सकता है, और न्यू रेट्स अगर ऐसा होता है तो वो जनवरी से जो है हमें देखने में मिल सकते हैं। तो ये थी आज की टॉप बिजनेस न्यूज़। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पीपीटी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। जय श्री श्याम।